Hello dear students, today we will discuss the part 2 of nature of neuropsychology. आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी की। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में तो सबसे पहले आता है प्री क्लासिक पीरियड अंटिल 1861। 1861 तक का जो पीरियड था उसको प्री क्लासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। This period begins with early references of cognitive alteration linked to brain damage observed in Egypt around the year 3500 BC, finishing with the influential theories of Franz Gall, the father of phrenology. जो 1861 तक का प्री क्लासिक पीरियड है उसकी स्टार्टिंग जो है वो 3500 बीसी के ईयर में इजिप्ट में सबसे पहले जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और इजिप्ट में लोगों के डैमेज्ड ब्रेन में बहुत सारे असामान्यताएं या चेंजेस जो है वो देखने को मिले थे। और डैमेज्ड ब्रेन की वजह से लोगों के कोग्निशन में बहुत सारे अल्ट्रेशन हुए थे, यानी उनमें संज्ञानात्मक असामान्यताएं देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी की तरफ गया। सबसे ज्यादा जो काम है प्री क्लासिक पीरियड में वो फ्रेंस गाल का माना जाता है। And Franz Gall argued that the human brain has divisions that accommodate different intellectual and moral qualities. The shape of the skull, head, and face were considered indicators of personality, intelligence, or criminal tendencies. फ्रेंस गाल ने इस बात पर आर्ग्यू किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें अलग अलग डिविजन्स या भाग होते हैं और हर एक डिवीजन जो है वो अलग तरह की बौद्धिक क्षमता या फिर नैतिक क्षमताओं को दर्शाता है। इसके अलावा फ्रेंस गाल का ये भी मानना था कि किसी भी पर्सन की स्कल यानी खोपड़ी की जो शेप है या आकार प्रकार है या उसके सिर और फेस का जो आकार प्रकार है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी बौद्धिक क्षमता को और उसकी क्रिमिनल टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। प्री क्लासिक पीरियड के बाद आता है क्लासिक पीरियड जो कि 1861 से 1945 तक चला। इसको क्लासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। In 1861, a primitive skull appeared at the Anthropological Society of Paris. It was argued that there was a direct relationship between intellectual capacity and brain volume. तो क्लासिक पीरियड में 1861 में पेरिस में एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ने जो है ये देखा कि एक उनको जो है रिसर्च करते समय जो है वो एक बहुत ही प्राचीन खोपड़ी मिली और उन्होंने जब उस स्कल या खोपड़ी के ऊपर उन्होंने स्टडीज की तो उन्होंने ये पाया कि ब्रेन वॉल्यूम यानी कि मस्तिष्क के आकार प्रकार और बौद्धिक क्षमताओं के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या एक सीधा रिलेशनशिप होता है। उन्होंने ये पाया अपनी स्टडीज में। इन दैट सेम ईयर द फेमस पेशेंट Tan studied by Paul Broca, and Broca on the postmortem examination showed that a lesion in the posterior frontal area could affect the ability to speak. Broca drew the attention of his colleagues by pointing out that only the left hemisphere was altered when language was lost. तो उसी सेम ईयर में यानी कि 1861 में ही पोल ब्रोका नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो एक पेशेंट जिनका नाम टैन था उनके ऊपर स्टडीज करी और पोल ब्रोका ने टैन नाम के पेशेंट पर जब स्टडी करी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये पाया
कि उस पेशेंट की जो पोस्टीरियर फ्रंटल एरिया है ब्रेन का, उसमें लीजन होने की वजह से वो पेशेंट जो है वो बोल नहीं पा रहा था, या उसकी बोलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई थी। इसके अलावा ब्रोका ने अपने इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये भी पाया और अपने कलीग्स का उसने ध्यान आकर्षित किया, और एक बहुत ही मेन बात को उन्होंने पॉइंट आउट किया, और उन्होंने ये पाया कि उस पेशेंट की लैंग्वेज के गुम होने में या खत्म होने में, उस पेशेंट के ना बोल पाने का जो रीजन है वो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर का डैमेज होना था। यानी कि उन्होंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अपने एग्जामिनेशन में पाई कि लैंग्वेज के लॉस्ट होने में सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर में अल्ट्रेशन थी, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर में किसी तरह का डैमेज था या असमानता थी। In this period, another fundamental advance occurred, the publication of the doctoral thesis of Karl Wernicke in 1874. Karl Wernicke proposed the existence of an area of the brain that helped us to understand language. In addition, he noted that he was the Broca area. इसी सेम पीरियड में यानी क्लासिकल पीरियड में ही एक दूसरे जो हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट का नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कार्ल वर्निक। इन्होंने 1874 में न्यूरो साइकोलॉजी के फील्ड में अपनी जो थीसिस है उसको पब्लिश किया था, और उन्होंने ये पब्लिश किया था और लोगों को बताया था कि हमारे ब्रेन में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का अलग एरिया होता है, यानी कि भाषा को बोलने के लिए पर्टिकुलर एरिया है, उसी तरीके से भाषा को समझने के लिए भी एक अलग एरिया एग्जिस्ट करता है हमारे ब्रेन में। ये कार्ल वर्निक ने बताया था। इसके अलावा उन्होंने जो है वो पॉल ब्रोका द्वारा बताए गए ब्रोका एरिया को भी नोट किया था। The work of Wernicke led to the emergence of a series of schemes and classification for the different neuropsychological syndromes. The so-called localizationistas affirmed that there were specific zones of the brain that were related to certain psychological activities. तो जो वर्निक का काम था न्यूरोसाइकोलॉजी में, उसने न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में जो है एक नई क्लासिफिकेशन और नए तरह के स्कीमास को डेवलप किया, यानी एक नए तरह की सोच को डेवलप किया वर्निक के काम में। जो कार्ल वर्निक थे उनको जो है लोकलाइजेशनिस्टास के नाम से मेनली जाना जाता है, और लोकलाइजेशनिस्टास के नाम से उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है वो ये चीज बताई थी, जैसा अभी पहले भी डिस्कस किया था हमने, कि हमारे ब्रेन में हर एक एबिलिटी के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक जोन होता है। उन्होंने ये माना था कि हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं या कोग्निटिव एबिलिटीज हैं या कोग्निटिव एक्टिविटीज हैं, हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं जितनी भी या मानसिक क्रियाएं हैं, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक मस्तिष्क के जोन से संबंधित होती हैं। उसके लिए हमारे मस्तिष्क का कोई विशेष भाग काम करता है। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 1945 to 1975. The modern period begins after the Second World War. Due to the large number of patients injured in war with brain injuries, more professionals were needed to perform diagnostic and rehabilitation procedures. जो मॉडर्न पीरियड है वो 1945 से स्टार्ट होकर 1975 तक चला। मॉडर्न पीरियड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो है वो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनमें ब्रेन इंजरीज हुई। ब्रेन इंजरीज
होने की वजह से उनमें बहुत सारी कोग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज हुई या संज्ञानात्मक असमानताएं उनके अंदर देखने को मिली। तो इस वजह से ज्यादा प्रोफेशनल्स जो कि इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते थे या फिर उनकी केयर कर सकते थे या मैनेज कर सकते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत जो है वो डायग्नोस करने के लिए और रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर्स के लिए पड़ी, ताकि उन पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है या किस तरह की असमानताएं उनमें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इस चीज का पता लगाने के लिए और उनको रिकवर करने के लिए जो है वो ज्यादा न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी। At this stage appeared the book of A.R. Luria, Traumatic Aphasia, published in 1947. In it, he proposed several theories about the cerebral organization of language and its pathologies based on observations obtained from patients injured in the war. सेम इसी पीरियड में यानी कि मॉडर्न पीरियड में A.R. लूरिया ने ट्रोमेटिक अफीजिया के नाम से 1947 में अपनी बुक पब्लिश की, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है न्यूरोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री में। और A.R. लूरिया की जो बुक थी ट्रोमेटिक अफीजिया, इसमें उन्होंने जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरह की थ्योरीज दी और इन थ्योरीज में उन्होंने जो है वो भाषा की सेरिब्रल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि भाषा के जो मस्तिष्क से जुड़े हुए जितनी भी क्रियाएं हैं भाषा से संबंधित, उनके बारे में और उन सेरिब्रल ऑर्गेनाइजेशंस में विकृति किस तरीके से होती है और वो सेरिब्रल ऑर्गेनाइजेशंस में या सेरिब्रल संरचना में विकृति आने की वजह से भाषा पे क्या असर पड़ता है, इन सब को उन्होंने अपनी जो बुक थी ट्रोमेटिक अफेजिया उसमें मेंशन किया। और इस बुक में मेनली उन्होंने जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंजर हुए जो पेशेंट थे उनके ऊपर मेनली अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो पब्लिश किया। Luria didn't think that a particular part of the brain was responsible for a specific function. Rather, it considered that there was a simultaneous participation of several areas of cerebral cortex for the same function. तो जो लूरिया थे उन्होंने जो है वो ये माना कि हमारे ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में डैमेज होने की वजह जो है वो कई सारे एरियाज में एक साथ डिसफंक्शन होना या डैमेज होना होता है। On the other hand, it is possible to emphasize the work of Geschwind. He proposed an explanation for cortical syndromes based on anomalies in the transmission of information between different centers of the cerebral cortex. लूरिया के अलावा दूसरा जो एक नाम आता है न्यूरोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री में, वो नाम आता है जैशविंड का। एंड जैशविंड ने जो है वो कोर्टिकल सिंड्रोम्स के ऊपर अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी, और कोर्टिकल सिंड्रोम के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो जो है सेरेब्रल कोर्टेक्स के अलग अलग केंद्रों के बीच में इंफॉर्मेशन में किस तरह से असमानता आती है उसके ऊपर बेस्ड थी। अब कोर्टिकल सिंड्रोम्स जो है वो सेरिब्रम की आउटर लेयर में होने वाली असमानताएं कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के सेरिब्रम की आउटर लेयर में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है या अल्ट्रेशन होती है या बदलाव आते हैं किसी तरह के या डैमेज हो जाता है, तो उसको कोर्टिकल सिंड्रोम कहा जाता है। तो मेनली जैशविंड ने जो है वो कोर्टिकल सिंड्रोम के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी अपनी, और जो कोर्टिकल सिंड्रोम के ऊपर एक्सप्लेनेशन थी वो मेनली सेरिब्रल कोर्टेक्स के अलग अलग भागों में
जाने वाली इंफॉर्मेशन की असामान्यता के ऊपर आधारित थी। In this period, the development of research in several countries is also fundamental. In France, he emphasizes the work of Henry Haken, while in Germany, Hoek makes contribution on aphasia and apraxia. तो इस समय में न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में रिसर्च डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि रिसर्च जो है वो काफ़ी विकसित होने लग गई थी। फॉर एग्जांपल फ्रांस में जो है वो हेनरी हेकन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में, जबकि जर्मनी में होएक ने अफेजिया और एप्रेक्सिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। In 1958, the Institute of Neurology of Montevideo was created. In England, studies by Weigel, Warrington and Newcomb on language problems and perceptual disturbances are important. तो 1958 में इसी पीरियड में जो है वो एक इंस्टीट्यूट क्रिएट हुआ था जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी ऑफ मोंटेविडियो, और इंग्लैंड में वेगल, वेरिंगटन एंड न्यूकोम्बे ने भाषा से संबंधित समस्याओं पर और परसेप्शन से संबंधित समस्याओं के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे, जिसको न्यूरोसाइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट काम माना जाता है। वहीं अगर इंडिया में न्यूरोसाइकोलॉजी के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इंडिया में इन इंडिया न्यूरोसाइकोलॉजी यूनिट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु इन 1975. It changed the course of training and practice of neuropsychology in India. अगर इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया में न्यूरोसाइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, तो 1975 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको मोस्टली निम्हांस के नाम से जाना जाता है, निम्हांस के नाम से फेमस है ये इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु में है, पहले जिसका नाम बेंगलोर था। 1975 में एस्टेब्लिश यहाँ पर न्यूरोसाइकोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ था, जबकि निम्हांस की स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी यूनिट जो है वो निम्हांस में 1975 में आई। और न्यूरोसाइकोलॉजी यूनिट आने के बाद इंडिया में न्यूरोसाइकोलॉजी की जो ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है न्यूरोसाइकोलॉजी की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई और उसमें बहुत ही बेटर वे में डेवलपमेंट हुआ। In Spain, a working group specialized in neuropsychology is created by Baracker Bordas. While in all European countries, they create working groups around neuropsychology, establishing themselves as a scientific and functional area. वहीं इंडिया के अलावा स्पेन में जो है वो एक विशेष वर्किंग ग्रुप था जिसने न्यूरोसाइकोलॉजी पे काम किया, और इस विशेष वर्किंग ग्रुप को जो है वो बारकर बोडास ने बनाया था, यानी क्रिएट किया था। स्पेन के अलावा दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ भी स्पेन की तरह ही न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए, और उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में वैज्ञानिक और फंक्शनल एरियाज में काफी ज्यादा काम किया। इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी पीरियड सिंस 1975. तो कंटेम्प्रेरी पीरियड इज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ ब्रेन इमेजेस सच एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन, व्हिच वाज अ रिवोल्यूशन इन द न्यूरोसाइंस। कंटेम्प्रेरी पीरियड 1975 से स्टार्ट हुआ, और कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो है वो सबसे मेन चीज जो देखने को मिली वो थी कि हमारे ब्रेन की जो इमेजेस हैं उनको हम देख पा रहे थे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का यूज होने लगा, जिसको हम सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, जो कि
साइकोलॉजी या न्यूरो साइंसेज में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन था। This has allowed more precise clinical anatomical correlation to be obtained, and that may concepts are redefined and clarified. With advances, it has been possible to verify that there are other areas that are not classic in neuropsychology and that participate in cognitive processes. तो कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो है सीटी स्कैन के आने से बहुत ही प्रिसाइज इमेजेस ब्रेन की मिलने लग गई, और वो प्रिसाइज इमेजेस मिलने से जो है वो ब्रेन डिसऑर्डर्स में या न्यूरोसाइंस के जितने भी एबनॉर्मेलिटीज हो रही थी लोगों में, या फिर किसी तरह की उनको इलनेस हो रही थी, या उनके बिहेवियर में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही थी, उन सब का क्लिनिकल और एनाटॉमिकल कोरिलेशन जो है बहुत ही एक्यूरेट देखने को मिला। यानी कि सीटी स्कैन की हेल्प से आसानी से ये देखा जा सकता था कि किसी व्यक्ति के ब्रेन के किस पार्ट में एबनॉर्मेलिटी हो रही है, और उस एबनॉर्मेलिटी के होने की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। In the 1990s, research progresses with images that are not anatomical but functional. अब 1990s के ईयर में जो है वो न्यूरो साइंसेस में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, न्यूरो साइंसेस की रिसर्च ने और ज्यादा प्रोग्रेस की। जैसे पहले हमने बात करी कि ब्रेन की इमेजेस को क्लियरली देखा जा सकता था, जिसकी वजह से कोग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज या बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज को समझा जा सकता था। 1990s में जो है वो ओनली एनाटॉमिकल इमेजेस को ही नहीं देख पा रहे थे जो साइंटिस्ट हैं वो, बल्कि एनाटॉमिकल यानी संरचनात्मक इमेजेस के साथ साथ क्रियात्मक इमेजेस को भी देख पा रहे थे कि हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, हमारा ब्रेन क्रिया किस तरीके से कर रहा है। इस चीज की इमेजेस भी 1990s में न्यूरो साइंटिस्ट को मिलने लग गई। तो इस तरीके से न्यूरो साइकोलॉजी की फील्ड में जो है वो और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। Standardized instruments of evolution are also included with the aim of establishing a common language in neuropsychology. Some of them are the Halstead-Rittau neuropsychological battery, the Luria Nebraska neuropsychological battery, the Neuropsy, the Batchelor memory scale, the Boston test for diagnosis of aphasia, the Wisconsin classification test, the figure complex of Ray Ostrich, and Nimhan's neuropsychological battery. इसके अलावा ब्रेन इमेजेस इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो है वो कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो डेवलपमेंट देखने को मिला वो था कि न्यूरो साइकोलॉजी के फील्ड में स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट्स का इवोल्यूशन हुआ, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। और स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट बनाने का जो मेन रीजन था वो ये था कि न्यूरो साइकोलॉजी के फील्ड में टेस्टिंग के लिए जो है वो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मिले जहां पर टेस्टिंग की एक कॉमन लैंग्वेज हो, या जहां लैंग्वेज एक बैरियर ना हो और सब देशों में या सब लोगों पर वो अप्लाई आसानी से किए जा सके। तो कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरीज या टेस्ट का नाम यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हाल्स्टेड-रिट्टा न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी है, लूरिया नेब्रास्का साइकोलॉजिकल बैटरी है, न्यूरोप्सी है, बैचलर मेमोरी स्केल है, एंड निम्हांस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है। निम्हांस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी जो है वो इंडियन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है जो कि निम्हांस में बनाई गई थी। Currently, there is a great interest in the rehabilitation of cognitive sequela resulting from brain lesion. As a consequence, a new discipline of work known as neuropsychological rehabilitation. अभी प्रेजेंटली अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी की फील्ड में बात करते हैं तो प्रेजेंटली जो है वो न्यूरो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। और न्यूरो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में मस्तिष्क में
लीजन्स से पीड़ित या मस्तिष्क में किसी तरह के डैमेज से पीड़ित जितने भी पेशेंट होते हैं, उन लोगों की संज्ञानात्मक क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। और जहां पर न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइकोलॉजी के पेशेंट के मानसिक या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बेटर बनाने के लिए काम किया जाता है, वहाँ उनको इस तरह के टास्क करवाए जाते हैं। इस तरह की जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इस तरह का जो काम है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में किया जाता है। This part of the idea of brain plasticity, pointing out that our brain changes with our experiences, therefore it exercises through different tasks to patients with brain damage to revert its repercussion or to improve the quality of life of these. जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ न्यूरोसाइकोलॉजी के पेशेंट की रिहेबिलिटेशन के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है या उनके पुनर्वास पे मेन फोकस किया जाता है, तो इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मेन आइडिया जो है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी का है। ब्रेन प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारे ब्रेन की जो कि हमारे डैमेज्ड न्यूरॉन्स को दोबारा, हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज्ड न्यूरॉन को दोबारा से बनाने लग जाता है या ऑटोमेटिक रिकवरी उसमें होने लग जाती है। हमारा ब्रेन या ब्रेन के जो न्यूरॉन हैं हमारे ब्रेन में, वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज होते हैं। तो इसीलिए जो भी ब्रेन डैमेज से अफेक्टेड पेशेंट जो होते हैं उनको अलग अलग तरह के टास्क इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में दिए जाते हैं। और वो टास्क इस तरह के होते हैं कि वो उनके जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है या न्यूरॉन्स का जो डैमेज हुआ है उनके ब्रेन में, उसको रिवर्ट किया जा सके या उसको वापिस से पहले की स्थिति में लाया जा सके, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बने और वो अपनी लाइफ को इजीली बिता सके या दूसरे लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव कर सके। The field of action of neuropsychology has been greatly expanded. Today we also study children's developmental problems, phenomena related to aging, dementia, etc. तो अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में, तो अभी के टाइम में न्यूरोसाइकोलॉजी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, यानी विस्तृत हो चुका है बहुत ज़्यादा। आज के दिन हम न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में बच्चों से लेकर जो है वो ओल्ड एज के लोगों तक सभी लोगों की स्टडीज हम न्यूरोसाइकोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के विकासात्मक जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम ओल्ड एज के लोगों की जितनी प्रॉब्लम होती हैं, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया है या डिमेंशिया सच एज एल्जाइमर एंड एज वेल एज पार्किंसन डिजीज, इन सबको भी हम जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। The advance is greater day by day and can be observed in the great increase of international scientific publications as well as the largest number of professionals dedicated to their study. अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो हम ये देख रहे हैं कि दिन भर दिन जो है न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट आता जा रहा है, एडवांस होती जा रही है न्यूरोसाइकोलॉजी, और काफी ज्यादा रिसर्च इसमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, जो कि हमें इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिकेशंस के रूप में देखने को मिलता है। और अभी प्रेजेंट डे में जो है वो पहले की तुलना में न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशंस को लेकर और अपने रिसर्च को लेकर, जिसकी वजह से धीरे धीरे न्यूरोसाइकोलॉजी का फील्ड जो है वो और बेहतर होने की संभावना है।
I hope you will find it interesting and easy. Thank you.